एमडी कैट बायोलॉजी में हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है और हम स्टार्ट करेंगे हार्मोन से। सबसे पहले तो आपको वर्ड हार्मोन्स जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है सेटिंग इन मोशन। हार्मोन के लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेगुलेटर्स। ये आपने याद रखना है। अब रेगुलेटर्स का मतलब ये होता है कि या तो ये किसी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और किसी रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज केमिकल रिएक्शंस, ये इसमें आपने याद रखना है। देखिए, हमने इससे पहले एंजाइम्स पढ़ा होगा। एंजाइम्स जो होते हैं वो हमेशा इंक्रीज करते हैं केमिकल रिएक्शन को, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। या सिंपली हम यहाँ पर ये वर्ड भी लिख सकते हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं, दे एक्चुअली कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें आपने जो इसके अंदर मजीद याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके रेट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, दे ऑल्सो कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। डिफरेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं थ्रू द प्लाज्मा लीमा। प्लाज्मा लीमा जो है, दैट इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसी एक जनरलाइज्ड जो सेल मेम्ब्रेन होती है, किसी भी जनरलाइज सेल की, उसको प्लाज्मा लीमा कहते हैं। उसको ये कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इसका जो रोल है वो ग्रोथ के अंदर भी है, और डिफरेंट जो सक्रीशंस हैं वो भी हॉर्मोन्स की वजह से होती हैं। तो ये जो है वो इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपने याद रखना है। दूसरा, एंजाइम्स की तरह इसके अंदर कुछ सिमिलर पॉइंट्स भी ये हैं कि जो हॉर्मोन्स हैं, दे कैन नॉट इनिशिएट द न्यू केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं कर सकते, जैसे कि एंजाइम भी इनिशिएट नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन को वो स्पीड अप करते हैं, ये उनको रेगुलेट करते हैं। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपने हार्मोन से रिलेटेड, रेगुलेटर से रिलेटेड जो है वो याद रखने हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, जो मोड ऑफ एक्शन होते हैं हॉर्मोन्स के, तो उसकी हम दो कैटेगरीज बनाते हैं हॉर्मोन्स की। एक हार्मोन वो होते हैं जिनको हम कहते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, इस पे हम बात करेंगे। दूसरे जो हार्मोन होते हैं उसको हम लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स कहेंगे। इन दोनों में से सवाल पेपर में आ सकता है। बहुत सी बुक्स के अंदर ये चीजें मिसिंग है, तो आपने इनको जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स वो होते हैं जो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन हैं। स्टीरॉयड नेचर। अब स्टीरॉयड नेचर में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? ज्यादातर इसके अंदर सेक्स हार्मोन आ जाते हैं, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन है, ये लिपिड सॉल्युबल है। इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन है, ये लिपिड सॉल्युबल है। फिर एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये भी लिपिड सॉल्युबल है। फिर कॉर्टिसोल जो है, या कॉर्टिकोस्टीरोन, ये सारे के सारे स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन हैं। ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। इसके अलावा जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में अगर हम फर्दर इसमें ले आए कि एक कैटेगरी और भी है जो लिपिड सॉल्युबल में आती है, वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये भी लिपिड सॉल्युबल है। जैसा कि हम यहाँ पर अगर बात करें थायरॉक्सन की, अब नेचर इनकी स्टीरॉयड नहीं है। अगर हम इसकी नेचर देखेंगे थायरॉक्सन की, तो ये हार्मोन जो है ये एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। लेकिन ये जो हार्मोन है ये भी इसी तरह से एक्ट करता है। यानी ये इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो, या हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जो थायरॉक्सन हार्मोन है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल लिपिड सॉल्युबल की तरह का होता है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। ये पॉइंट याद रखना है। अभी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, वहां से आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब लिपिड इनसॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं, ये ज्यादातर प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स होते हैं।
पॉलीपेप्टाइड नेचर। तो ये दो तरह के जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से एक हार्मोन जो है वो यहाँ पर मैं मजीद मेंशन कर देता हूँ, कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन जो है ये एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन, ये भी हमें लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन मिलते हैं। तो ये तो आपको सबसे पहले मैंने कैटेगरीज बता दी, आपने इन कैटेगरीज को याद। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? अब मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि जो हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स दे आर इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर कहां पर? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। और जो आपको लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन मिल रहे हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑन द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन जो हैं दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, तो ये क्या कर सकते हैं? दे कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। अब ये इस तरह के सवाल आपसे पेपर में जो है वो पूछे जाने हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ डायग्रामेटिकली आपको ये चीज बता देता हूँ कि इनका एक्शन जो है वो कैसे होता है। अब देखें मिसाल के तौर पे, अब यहाँ एक सेल है, ये सेल है, ये इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो मेनली आप जानते हैं, इसके अंदर जो बाइलेयर लिपिड की होती है। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। अब जो हॉर्मोन्स आपको इस कैटेगरी में मिलेंगे इस तरफ, ये मैं बता देता हूँ, लाइक दिस इज द हार्मोन जो कि लिपिड सॉल्युबल। अब लिपिड सॉल्युबल ने क्या करना है? इसने यहां से क्रॉस करके यहां पे आ जाना। या तो हम देखते हैं कि इसका रिसेप्टर जो है वो यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर, लाइक दिस, ये यहां पर एक्ट कर रहा है। या हम जानते हैं कि ये हार्मोन जो है ये यहां से क्रॉस करके इस जगह पर न्यूक्लियस के अंदर आ जाए, और इसके रिसेप्टर जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, यहां पर एक्ट करेगा। इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, लाइक मैं उस मैकेनिज्म के अंदर नहीं जा रहा। 12 यहां आपने देखा कि ये हार्मोन जो कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, ये क्रॉस कर गए सेल मेम्ब्रेन को, इनके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है। सो इसका जो टारगेट है इस हार्मोन का, वो ये टारगेट यहां पर, जो कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर है, बिकॉज हेयर इज द साइटोप्लाज्म। या इसका जो टारगेट है वो यहां पर है, और ये पार्ट जो है, लाइक दिस पार्ट इज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन जब हम बात करते हैं, इधर आ जाते हैं लिपिड इनसॉल्युबल, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नहीं है। उसी तरह से मैं यह स्ट्रक्चर बना लेता हूँ सेल का। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहां पर ये हार्मोन है हमारे पास, एंड दिस हार्मोन इज लिपिड इनसॉल्युबल, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है। अब ये क्या करेगा? इसका टारगेट ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि ये यहां पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये एक्ट कर जाएगा एक प्रोटीन के ऊपर। लाइक मैं कहता हूं कि दिस इज द जी प्रोटीन, ये एक जी प्रोटीन है। तो इसने आके जो एक्ट करना है वो यहां एक्ट कर देना है, ये सेल के अंदर एक्ट कर नहीं जाएगा, ये इसी पर एक्ट कर देगा। अब अगर इसने सेल के अंदर कोई काम करना है तो फिर कैसे परफॉर्म करेगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट तो कर गया है, तो अंदर अगर इसने काम करना है तो इसके लिए एक सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा, जो कि सेल के अंदर से एक्टिवेट होगा। दिस इज कॉल्ड CAMP। ये व्हाट इज CAMP? CAMP जो है, इट स्टैंड्स फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट।
And this cyclic adenosine monophosphate is the second messenger. ये याद रखना, एक वर्ड इसके लिए यूज हो सकता है, सेकंड मैसेंजर। ओके, अब ये सेकंड मैसेंजर यहां से मूव करेगा, और ये सेकंड मैसेंजर जो है वो या तो साइटोप्लाज्म के अंदर, या अगर इसने न्यूक्लियस के अंदर काम करना है कोई, तो वो उसका सिग्नल लेके आगे जाएगा। तो ये दोनों हॉर्मोन्स के अंदर जो डिफरेंस होता है मोड ऑफ एक्शन का, वो अपने यहाँ पे कुछ। अब सवाल किस तरह से आएगा? सवाल ये आएगा कि जो अब हॉर्मोन्स के, जैसे मैंने बता दिया कि प्रोटीन हॉर्मोन्स है वो यहाँ पर आ गए हैं सारे के सारे। अब मैं मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ कि जी एक हार्मोन है लाइक इंसुलिन है, इंसुलिन एक्ट्स ऑन। अब ये किस तरह से एक्ट करेगा? अब आपने ये देखना है कि सबसे पहले इंसुलिन जो है उसकी नेचर क्या है। हम जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है उसकी नेचर पॉलीपेप्टाइड है। अब ये पॉलीपेप्टाइड नेचर अगर इसकी है, तो ये वाला हार्मोन फिर कौन सा हुआ? ये हार्मोन हो गया लिपिड इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इसका जो एक्शन होगा दैट इज ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। यूज सेकंड मैसेंजर टू एक्ट इनसाइड सेल। सेल के अगर इसने अंदर एक्ट करना है तो सेकंड मैसेंजर को यूज करेगा। एंड सेकंड मैसेंजर वी नो दैट्स द CAMP, जैसे मैंने ऊपर आपको लिख दिया है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये किसी तरह से भी सवाल आ जाए कि बताएं कि कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो सेकंड मैसेंजर को यूज करेंगे, तो जो लिपिड इनसॉल्युबल है वो सेकंड मैसेंजर को यूज करेंगे। अब एक हार्मोन थायराइड है। अब थायराइड की केमिकल नेचर तो मैंने बताया अमीनो एसिड डेरिवेटिव, लेकिन उसका एक्शन जो होगा वो इनसाइड द सेल ही होगा, वो सेकंड मैसेंजर को यूज नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसका जो टॉपिक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो वो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हार्मोन, सेकंड मैसेंजर हार्मोन्स कौन से होते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। किन के रिसेप्टर जो है दे आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस, और कौन से ऐसे होते हैं दैट बाइंड्स विद द जी प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये मुख्तलिफ तरह के सवाल पेपर के अंदर जो है वो आ सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने अच्छे से लर्न कर लेना है। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कंफ्यूजन होगा तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। और